सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। आज के इस वीडियो में हम बाणभट्ट के विषय में अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बाणभट्ट के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का, महत्वपूर्ण तथ्यों का और उनके द्वारा रचित दो प्रमुख गद्य काव्य हर्षचरितम और कादंबरी का अध्ययन करने वाले हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाणभट्ट ज्यादातर संस्कृत की प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं। संस्कृत गद्य में बाणभट्ट का वही स्थान है जो कि काव्य परंपरा में कालिदास का है। जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में संस्कृत साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां पर अगर महाकवियों में कालिदास के विषय में पूछा जाता है तो गद्यकार के रूप में बाणभट्ट के विषय में भी अवश्य ही पूछा जाता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। बाणभट्ट संस्कृत साहित्य के ऐसे सौभाग्यशाली कवि रहे हैं जिनके विषय में, जिनके जन्म स्थान के विषय में, जिनके समय के संबंध में केवल मात्र अनुमान लगाए नहीं जाते, उनके बारे में सटीक जानकारियां प्राप्त होती हैं। स्वयं बाणभट्ट ने अपने वंश का वर्णन अपने ग्रंथों में किया है और ये हर्ष के समकालीन थे। राजा हर्षवर्धन जो कि 7वीं शताब्दी में हुए हैं, ये उनके समकालीन थे। यद्यपि बाणभट्ट ने हर्षवर्धन का समय अपनी किसी भी काव्य में अंकित नहीं किया, लेकिन हर्षवर्धन का समय अन्य साक्ष्यों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। एक प्रमुख जो साक्ष्य उनके लिए है वो है वेनसांग, जो कि भारत यात्रा के लिए आया था। उसने अपनी पुस्तकों में हर्षवर्धन का वर्णन किया है, तो उसके आधार पर हर्षवर्धन का समय 606 ईस्वी से और 648 ईस्वी के मध्य निर्धारित होता है। तो ये बाणभट्ट उन हर्षवर्धन के समकालीन थे, उनके आश्रय में रहते थे। इस आधार पर बाणभट्ट का समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध स्वीकार किया जाता है। तो यद्यपि समय के विषय में ये कुछ लिखते नहीं, लेकिन फिर भी सौभाग्य से इनका समय निर्धारित किया जा सका है। वंश वर्णन के संबंध में ये हर्षचरितम के प्रारंभिक 2.5 उच्छ्वासों में विस्तृत वर्णन करते हैं। अपने वंश का वर्णन करते हैं कि हर्षवर्धन के द्वारा कैसे इनको सम्मान प्राप्त हुआ, ये सारा वर्णन करते हैं। इसके अतिरिक्त कादंबरी के मंगल पद्यों में भी इन्होंने अपने वंश का वर्णन किया है। तो ये कौन से वंश में थे उसके संबंध में ये कहते हैं कि सरस्वती के पुत्र हुए हैं सारस्वत, उनके चचेरे भाई होते हैं एक वत्स, जिनके आधार पर वात्स्यायन वंश चला। तो उस वात्स्यायन वंश में कुबेर नामक व्यक्ति हुए। उन कुबेर के 4 पुत्र थे, अच्युत, ईशान, हर और पाशुपत। उनमें से जो पाशुपत था उसके फिर अर्थपति नामक पुत्र हुआ और अर्थपति के चित्रभानु, और उन चित्रभानु के फिर बाण हुए। तो इनके पिता का नाम है चित्रभानु, इनकी माता का नाम है राजदेवी, इनके पुत्र का नाम है भूषण भट्ट या पुलिंद, जिन्होंने कादंबरी को पूर्ण किया। तो बाणभट्ट के विषय में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये याद रखिए कि एक तो इनका जो प्रारंभ है वो सरस्वती से माना गया है। वात्स्यायन वंश में ये थे, कुबेर इनके पूर्वज थे। तो इस तरह से आप क्रम याद रख सकते हैं: वत्स, कुबेर, पाशुपत, अर्थपति, चित्रभानु और बाणभट्ट, और उसके बाद पुलिंद भट्ट। तो इनके पिता का नाम चित्रभानु और माता का नाम राजदेवी था। बाणभट्ट ने अपने ग्रंथों में अपने पैतृक निवास के विषय में भी लिखा है। तो इनका जो पैतृक निवास है वो प्रीतिकूट नामक स्थान था, जो कि वर्तमान में पीरू के नाम से है, औरंगाबाद जिले में बिहार में स्थित है। इनका समय, चूंकि हर्षवर्धन का समय 606 से 648 ईस्वी के मध्य स्वीकार किया जाता है और ये हर्षवर्धन से किंचित बाद में मिले होंगे, तो इस आधार पर इनका समय 610 से और 660 ईस्वी के मध्य स्वीकार किया जाता है। तो अगर आप निष्कर्ष रूप में, एक सार रूप में कहें तो 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बाणभट्ट हुए हैं। इन्होंने, इनकी जो शैली है वो पांचाली शैली है। पांचाली शैली का तात्पर्य है कि विषय के अनुरूप शब्दों का
चुनाव कर लेना। विषयानुरूप शब्दावली का प्रयोग पांचाली शैली के अंतर्गत किया जाता है। जहां पर विषय की गंभीरता हो वहां पर कठिन दुरूह पदों का प्रयोग, जहां पर विषय सामान्य हो या फिर हास्य से भरा हुआ हो वहां पर सरल मधुर पदों का प्रयोग। तो इस प्रकार की रीति का पांचाली शैली का प्रयोग बाणभट्ट अपने दोनों गद्य काव्यों हर्षचरितम और कादंबरी में करते हैं। अब इनके द्वारा रचित कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो बाणभट्ट के विषय में 3 रचनाएं प्रमाण सिद्ध हैं जिनको प्रामाणिक रूप से बाणभट्ट का स्वीकार किया जाता है। तो उनमें से प्रथम है हर्षचरितम, जो कि एक आख्यायिका श्रेणी का गद्य काव्य है। दूसरी है कादंबरी, जो कि कथा श्रेणी का गद्य काव्य है। और तीसरी है चंडी शतक, जो कि एक गीति काव्य है जिसमें 100 श्लोकों में दुर्गा देवी की स्तुति की गई है। तो स्तुति परक काव्य है ये चंडी शतक। तो 3 इनके प्रमाण सिद्ध काव्य हो गए, हर्षचरितम, कादंबरी और चंडी शतक। तो यहां पर हम गद्य कवि के रूप में बाणभट्ट का अध्ययन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम हर्षचरितम और कादंबरी के विषय में संक्षिप्त रूप से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हर्षचरितम की। हर्षचरितम ऐतिहासिक कथानक पर आश्रित सर्वप्रथम गद्य है। ऐसा प्रथम गद्य ये संस्कृत में प्राप्त होता है जो किसी ऐतिहासिक कथानक पर आश्रित है। चूंकि इसमें जो इतिहास है उसको इतना प्रामाणिक नहीं माना जाता, क्योंकि ये काव्य है तो इसमें कवि ने अपनी कल्पना का, अपनी कला का प्रचुर प्रयोग किया है, लेकिन इसका जो आधार है उसके रूप में इतिहास को स्वीकार किया जा सकता है। दूसरा, ये आख्यायिका विधा का गद्य काव्य है। आख्यायिका क्या है, तो ऐसा गद्य काव्य जिसका कथानक ऐतिहासिक इतिवृत्त पर आधारित होता है और जिसका विभाजन उच्छ्वासों में किया जाता है, वो आख्यायिका कहलाता है। तो स्वयं बाणभट्ट ने इसको आख्यायिका कहा है। तो हर्षचरितम राजा हर्षवर्धन के चरित्र का वर्णन करने वाला ऐतिहासिक गद्य काव्य है, इसलिए ये आख्यायिका श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसका विभाजन 8 उच्छ्वासों में किया गया है। इसमें 2 प्रकार के कथानक प्राप्त होते हैं। पहला जो कथानक है वो बाण से संबंधित है। प्रथम 2.5 उच्छ्वासों ने बाण ने अपनी आत्मकथा का वर्णन किया है, स्वयं के विषय में बताया है, अपने वंश के विषय में बताया है। और दूसरा जो कथानक है वो राजा हर्षवर्धन से संबंधित है। इसके प्रारंभ के 21 पद्यों में मंगलाचरण किया गया है और पूर्व कवियों, कौन कौन से कवि का विवेचन बाणभट्ट करते हैं? व्यास, भट्टार हरिचंद्र, सातवाहन, प्रवरसेन, भास, कालिदास और आढ्यराज, इन कवियों का, इसके अतिरिक्त वासवदत्ता, सेतुबंध और बृहत कथा, इन कृतियों की प्रशंसा बाणभट्ट ने 21 पद्यों में की है। देखिए यहाँ पर जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है, उन्हीं का मैंने समावेश किया है। ग्रंथ तो बहुत बड़ा है, अगर आप एक एक पंक्ति को पढ़ने बैठे तो आपको बहुत समय लगेगा, लेकिन जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना परीक्षा में होती है उन मुख्य विषयों का समावेश मैंने यहाँ पर किया है। तो याद रखिए आप, 2 प्रकार के कथानक इसमें वर्णित है। आख्यायिका श्रेणी का गद्य काव्य है, ऐतिहासिक कथानक पर आश्रित सर्वप्रथम गद्य है, 8 उच्छ्वासों में विभक्त है, 21 पद्यों में मंगलाचरण और पूर्व कवियों और कृतियों की प्रशंसा की गई है। तो पूर्व कवियों, इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है कि कौन से कवि का उल्लेख बाणभट्ट ने हर्षचरितम में किया है, या कौन सी कृति का उल्लेख किया है या किसका नहीं किया है। तो आप इन्हें भी याद रखिए, कौन कौन से कवियों का नाम बाणभट्ट लेते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, कौन कौन सी कृतियों का उल्लेख बाणभट्ट करते हैं। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत वर्णित कथा का, कि क्या इसका कथानक है, किस प्रकार विवेचन बाणभट्ट करते हैं। तो 21 पद्यों में मंगलाचरण है, पूर्व कवियों कृतियों की प्रशंसा है। उसके पश्चात प्रथम उच्छ्वास में कवि ने दुर्वासा के शाप से सरस्वती के पृथ्वी पर आने, शोण तट पर रहने, दधीच से प्रेम होने और सारस्वत नामक पुत्र को जन्म देकर स्वर्ग लौट जाने, सारस्वत द्वारा अपने चचेरे भाई वत्स को सारी विद्याएं देकर तपस्यार्थ चले जाने, वत्स के वंश में कुबेर नामक विद्वान के जन्म लेने और उनके प्रपौत्र चित्रभानु के पुत्र के रूप में बाण के जन्म लेने,
एवं क्रमशः मातृ पितृहीन होकर युवा अवस्था में संगियों के साथ पर्याप्त भ्रमण करके अपने गांव प्रीतिकूट लौट आने का वर्णन है। तो ये सारा वृत्तांत ये प्रथम उच्छ्वास में वर्णित कर देते हैं कि किस प्रकार सरस्वती को दुर्वासा से शाप मिलता है और वो पृथ्वी पर जन्म लेती हैं, पृथ्वी पर अवतरित हो जाती हैं, दधीच से प्रेम होता है, फिर उनका सारस्वत नामक पुत्र होता है। सारस्वत जो है वो अपने चचेरे भाई वत्स को सारी विद्याएं देकर चला जाता है। वत्स के ही वंश में कुबेर उत्पन्न होते हैं, उनके प्रपुत्र के रूप में चित्रभानु होते हैं और उन चित्रभानु के पुत्र बाण होते हैं। बाण जब बहुत छोटे थे तभी उनकी माता का निधन हो जाता है और उसके पश्चात उनके पिता इनका पालन पोषण करते हैं। जब ये 14 वर्ष की आयु होती है इनकी, तो इनके पिता का भी देहांत हो जाता है। तब ये अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहां भ्रमण करते रहते हैं और अंत में अपने गांव प्रीतिकूट लौट आते हैं। द्वितीय उच्छ्वास में हर्ष के भाई कृष्ण का संदेश पाकर बाण अपने गांव से चलकर 3 दिनों में अजिरवती नदी के तट पर मणितारा ग्राम के पास पड़े सैन्य शिविर में हर्ष से मिलते हैं। तो इनका मिलन किसने करवाया? हर्ष के भाई कृष्ण ने। ये भी आप ध्यान रखिए। पहले इनकी उपेक्षा करते हैं हर्षवर्धन, उसके पश्चात जब ये ओजस्वी भाषा में राजा को अपना परिचय देते हैं तो राजा फिर इनको अपना प्रेम और आदर देते हैं। ये सारा विवेचन द्वितीय उच्छ्वास में किया गया है। तृतीय उच्छ्वास में बाण अपने घर लौटते हैं और अपने कुल बंधुओं के शिक्षा प्रेम का समाचार पूछते हैं और इनके जो बंधु हैं वो हर्ष के विषय में सुनना चाहते हैं, तो उनके आग्रह पर ये हर्षचरित का एक अंश सुनाना स्वीकार करते हैं। ये कहते हैं कि हर्ष का जीवन चरित इतना महान है कि कोई भी उनके जीवन का वर्णन नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैं उसका एक अंश मात्र आपको सुना देता हूं। फिर इसके बाद हर्षवर्धन की कथा प्रारंभ होती है कि पहले श्रीकंठ जनपद उनकी राजधानी, स्थानेश्वर वंश संस्थापक इनके थे पुष्पभूति। तो ये भी आप याद रखिए, हर्षवर्धन के वंश संस्थापक कौन थे? पुष्पभूति। और भैरवाचार्य की सहायता से उनकी तंत्र साधना का वर्णन करते हैं। चतुर्थ उच्छ्वास में इस वंश के विकास के वर्णन क्रम में राजा प्रभाकर वर्धन का वर्णन है, जो हूण, हरिण, केसरी और सूर्य के परमोपासक थे। इनकी रानी थी यशोमती। उन्हें क्रमशः राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री नामक संतानें उत्पन्न हुई। तो ये चतुर्थ उच्छ्वास में इनके पिता से प्रारंभ करते हैं और बताते हैं कि प्रभाकर वर्धन एक सूर्य के परमोपासक राजा हैं, जिनकी यशोमती नामक रानी से 3 संतानें उत्पन्न होती हैं, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। राजश्री का विवाह यौवन काल में ही मोखरी के नरेश गृहवर्मा के साथ वैभव एवं गरिमा से संपन्न हुआ। ये सारा विवेचन चतुर्थ उच्छ्वास में है। पंचम उच्छ्वास में हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन हूणों के नाशार्थ जाते हैं। हर्ष भी कुछ दूर तक उनके साथ जाते हैं, किंतु पिता की रुग्णता का समाचार सुनकर लौट आते हैं। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु का करुण दृश्य यहाँ पर वर्णित है। तो एक बार ये प्रश्न किसी परीक्षा में पूछा गया था कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु का करुण दृश्य कौन से उच्छ्वास में वर्णित है? तो आप याद रखिए, पंचम उच्छ्वास में इनकी मृत्यु का करुण दृश्य वर्णित है। रानी यशोमती पति की मृत्यु के पूर्व ही आग में जल जाती है और सारी प्रजा शोक संतप्त हो जाती है। षष्ठम उच्छ्वास में हूण विजय करके राज्यवर्धन भी लौट आते हैं और वो पितृ शोक से विकल होकर हर्षवर्धन पर राज्यभार डाल देते हैं। तो छठे उच्छ्वास में हर्षवर्धन को राज्य प्राप्त होता है। उसी समय मालवराज द्वारा ग्रहवर्मा के मारे जाने और राजश्री के बंदी बनाए जाने का समाचार मिलता है। तो राज्यवर्धन अपने ममेरे भाई भंडी के साथ मालवराज को मारने जाते हैं। यद्यपि वह अपने कार्य में सफल होते हैं, किंतु गौड़ नरेश के द्वारा छलपूर्वक मारे जाते हैं। और जब हर्षवर्धन ये सुनते हैं कि गौड़ नरेश ने, गौड़ प्रदेश के राजा ने राज्यवर्धन को, उनके बड़े भाई को छलपूर्वक मार दिया है, तो फिर वो पृथ्वी को गौड़हीन करने की प्रतिज्ञा कर लेते हैं। ये सारा वृत्तांत षष्ठ उच्छ्वास में वर्णित है। सप्तम उच्छ्वास में हर्ष की सेना प्रस्थान करती है। प्राग ज्योतिष, जो कि असम में है, उसके राजा उन्हें एक दिव्य छत्र आदि
का उपहार भेजते हैं। जो इनका ममेरा भाई है भंडी, वो हर्ष को वृत्तांत सुनाता है कि राज्यश्री बंदी गृह से मुक्त होकर विंध्याटवी में चली गई है। हर्षवर्धन स्वयं उसकी खोज का निर्णय लेते हैं और भंडी उन्हें मालवराज से जीते हुए सामान दिखाता है। हर्षवर्धन विंध्याटवी में पहुंच जाते हैं। उसके बाद अष्टम उच्छ्वास में ग्रहवर्मा का एक मित्र होता है। ग्रहवर्मा कौन है? राज्यश्री के पति, जो हर्षवर्धन के जीजा हैं। तो राज्यश्री उनके आश्रम में पहुंच जाती है। वो एक बौद्ध सन्यासी होता है और उनका नाम होता है दिवाकर मित्र। तो यहाँ पर हर्षवर्धन पहुंच जाते हैं। एक भिक्षुक ये समाचार लेकर आता है कि दूर कहीं राज्यश्री सपरिवार अग्नि में जलने के लिए तैयार है। तो हर्ष वहां पर पहुंच जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। फिर दिवाकर मित्र राज्यश्री को उपदेश देते हैं। हर्ष कहते हैं कि अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करके वे भी काषाय वस्त्र धारण करेंगे, तब तक राज्यश्री का पालन आचार्य करें। और फिर प्रतीकात्मक संध्या वर्णन से ग्रंथ की समाप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार आपको इसकी कथानक समझ आ गया होगा कि कैसे ढाई उच्छ्वासों में पहले बाण अपना वृत्तांत प्रस्तुत करते हैं, फिर तीसरे उच्छ्वास में हर्ष के बारे में प्रारंभ करते हैं, उनके वंश के विषय में बताते हैं कि वो पुष्पभूति के वंश से उत्पन्न है। चौथे उच्छ्वास से फिर इनकी मूल कथा प्रारंभ होती है। राजा प्रभाकर वर्धन, यशोमती, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, राज्यश्री इत्यादि की कथा चलती है और अंत में प्रतीकात्मक संध्या वर्णन से इस ग्रंथ की समाप्ति हो जाती है। तो आप एक दो बार अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा कि कौन से उच्छ्वास में क्या वर्णन किया गया है। देखिए, आरपीएससी के ये जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्जाम हैं, इनमें अंदर से आपसे प्रश्न पूछा जाए, इसकी बहुत कम संभावना है कि ऐसा पूछा जाए कि कौन से उच्छ्वास में क्या हुआ। इस तरह के प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको क्रम से कोई बात याद है तो उसका आप सटीक उत्तर, और किसी भी प्रकार का प्रश्न फिर आपसे पूछा जाए आप उसमें गलती नहीं करेंगे। तो कथा आपको याद है, आप इसको एक दो बार पढ़िए तो आपको ये भी याद हो जाएगा कि ये कौन से उच्छ्वास में किस प्रकार का वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं इनके दूसरे गद्य काव्य कादंबरी के विषय में। कादंबरी कथा श्रेणी का गद्य काव्य है। इसका कथानक कल्पित है और इसको पूर्ण करने का कार्य बाणभट्ट ने इसको अधूरी ही लिखा और बीच में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो इसको पूर्ण करने का कार्य बाणभट्ट के पुत्र पुलिंद भट्ट, या जिनको भूषण भट्ट भी कहा जाता है, उन्होंने किया। इसका कथानक बृहत कथा पर आधारित है। ये जो कादंबरी की कथानक है, ये कथा सरित सागर में और बृहत कथा मंजरी में अंकित है। तो यहां से इसकी कथा को थोड़ा बहुत लेकर फिर इसमें बाणभट्ट ने अपनी कल्पना का प्रचुर प्रयोग किया है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसकी नायिका कादंबरी है। इसके अंतर्गत चंद्रापीड़ और वैशंपायन, इनके 3 जन्मों की कथा है और ये इसके विषय में बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है और आपको कंफ्यूज करने का पूरा प्रयास किया जाता है। वहां पर इस तरह के ऑप्शंस दिए जाएंगे, किसके 3 जन्मों की कथा कादंबरी में वर्णित है। पहला ऑप्शन कादंबरी और महाश्वेता भी वो आपको देंगे, जिससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। केवल चंद्रापीड़ और वैशंपायन के 3 जन्मों की कथा इसके अंतर्गत है। महाश्वेता और कादंबरी का तो केवल एक ही जन्म इसके अंतर्गत वर्णित है। कौन कौन से 3 जन्म होते हैं? तो प्रथम जन्म में जो चंद्रमा है वो दूसरे जन्म में चंद्रापीड़ बनता है और तीसरे जन्म में राजा शूद्रक बनता है। इसी प्रकार जो शुक प्रारंभ में दिखाई देता है, सबसे पहले कादंबरी जब प्रारंभ होती है कथा मुख में, तो शुक की कथा से प्रारंभ होती है, तो वो उसके तृतीय जन्म है। उससे पहले के जन्म में वो वैशंपायन होता है और प्रथम जन्म में वो पुंडरीक होता है। तो इन्हें भी आप याद रखिए कि चंद्रापीड़ प्रथम जन्म में क्या था? चंद्रमा था। दूसरे जन्म में वो चंद्रापीड़ था और तृतीय जन्म में शूद्रक था। इसी प्रकार वैशंपायन प्रथम जन्म में पुंडरीक था, दूसरे में वैशंपायन था और तीसरे में था शुक। इसके अतिरिक्त अब इसमें प्रणय कथा का वर्णन है। महाश्वेता और पुंडरीक की प्रणय कथा भी इसमें कादंबरी और चंद्रापीड़ के समानांतर चलती है। तो 2
प्रेमी युगल इसके अंतर्गत दिखाई देते हैं, जिनका भी आपको पता होना चाहिए। तो पहले तो कादम्बरी और चंद्रापीड़ हैं और दूसरे हैं महाश्वेता और पुंडरीक। तो इनको भी आप याद रखिए। कादम्बरी 3 भागों में विभाजित है। पहला है कथामुख, दूसरा है पूर्वार्ध और तीसरा है उत्तरार्ध। इसका प्रधान रस शांत रस है और बाण के विषय में एक सूक्ति भी प्रसिद्ध है, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, कि बाण ने इतने प्रकार के विषयों का, इतनी प्रकार के वैविध्यता का वर्णन अपने गद्य में किया है, अपने काव्यों में किया है, कि ये सूक्ति उनके विषय में प्रचलित हो गई है कि जो सारा संसार है वो बाण का झूठा छोड़ा हुआ है। कोई भी विषय बाण ने अवशिष्ट नहीं छोड़ा जो उन्होंने अपने काव्यों में समाहित नहीं किया। तो उसी आधार पर यह पंक्ति प्रचलित है, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। अब बात करते हैं कादम्बरी के कथानक की, कि कादम्बरी का क्या कथानक है। यद्यपि आपसे अंदर से नहीं पूछा जाएगा, फिर भी हम संक्षिप्त रूप में इसकी बात करते हैं। सबसे पहला जो प्रारंभ है वो कथामुख से होता है। कथामुख में प्रारंभ में विदिशा के राजा शूद्रक की राजसभा में एक चांडाल कन्या आती है, जो कि एक ऐसा शुक राजा को उपहार में देती है, एक ऐसा तोता देती है जो मेधावी है और मनुष्य की भाषा बोल सकता है। शुक अपनी कथा राजसभा में सुनाता है कि कैसे विंध्याटवी में शबर सेनापति के आखेट क्रम में उसके वृद्ध पिता मारे गए और उसने किसी प्रकार अपनी प्राण रक्षा की और ऋषि जाबाली के आश्रम में शिष्यों द्वारा उसे ले जाया गया। जाबाली ऋषि ने उसके पूर्व जन्म का वर्णन करने के लिए एक कथा सुनाई। तो यहां तक का जो शुक बताता है राजसभा में, ये वृत्तांत है कथामुख के अंतर्गत। अब पूर्व भाग में जाबाली ऋषि शिष्यों को उस शुक के पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। यहां ये बताते हैं कि उज्जैनी के राजा तारापीड़ और रानी विलासवती को तपस्या से चंद्रापीड़ नामक पुत्र हुआ। राजा का एक मंत्री होता है शुकनास, उसको भी वैशंपायन नामक पुत्र होता है। तो चंद्रापीड़ और वैशंपायन ये दोनों अच्छे मित्र होते हैं, जिनमें चंद्रापीड़ राजकुमार है और वैशंपायन है मंत्री पुत्र। ये दोनों समान रूप से गुरुकुल में शिक्षा लेते हैं और शास्त्रों में पारंगत हो जाते हैं। चंद्रापीड़ को युवराज बनाने का निश्चय होता है और इनके अभिषेक के समय पर ही जो मंत्री है शुकनास, वो इनको उपदेश देता है, जो कि संस्कृत जगत में शुकनाशोपदेश के रूप में अत्यधिक विख्यात है, प्रचलित है। युवराज हो जाने पर चंद्रापीड़ अपने मित्र के साथ दिग्विजय के लिए निकल पड़ता है और एक किन्नर युगल का पीछा करते हुए ये इंद्रायुध नामक अश्व पर सवार होकर अच्छोद सरोवर पर पहुंच जाते हैं। तो ये इस प्रकार के नाम आप याद रखिए कि इनके घोड़े का क्या नाम था, कहाँ के ये राजा थे उज्जैनी के, उनके मंत्री का नाम क्या था, कौन से सरोवर पर पहुंचते हैं, अच्छोद सरोवर पर। वहां पर इनकी भेंट एक तपस्विनी महाश्वेता से होती है। महाश्वेता इनको अपनी कथा बताती है कि एक पुंडरीक नामक ऋषि कुमार से उसका प्रेम हो गया था, किंतु मिलने से पूर्व ही पुंडरीक काम पीड़ा से दिवंगत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो वो जो महाश्वेता है वो पुंडरीक के लिए ही उस सरोवर पर तपस्यारत है। महाश्वेता चंद्रापीड़ को अपनी सखी कादम्बरी से मिलाने के लिए ले जाती है, क्योंकि कादम्बरी ने भी अपनी सखी के दुख से कौमार्य व्रत ले लिया था। वहां पर जब चंद्रापीड़ को कादम्बरी देखती है तो वो परस्पर अनुरक्त हो जाते हैं और इसी समय चंद्रापीड़ के पिता तारापीड़ का बुलावा आ जाता है। चंद्रापीड़ वैशंपायन को वहां पर छोड़कर और वापस उज्जैनी लौट जाते हैं। तो ये सारा वृत्तांत पूर्व भाग में है। अब यहाँ पर बाणभट्ट की मृत्यु हो जाती है, तो बाणभट्ट ने इस कथा को यहीं पर छोड़ दिया। उसके पश्चात उनके पुत्र ने इस कथा को आगे बढ़ाया है और उत्तर भाग में वो आगे वर्णन करते हैं कि वैशंपायन जब बहुत समय तक वापस नहीं लौटा तो चंद्रापीड़ को चिंता हुई। वो वापस अच्छोद सरोवर उसको ढूंढने के लिए आते हैं और जब महाश्वेता से उसके विषय में पूछते हैं तो महाश्वेता बताती है कि वैशंपायन मुझ पर आसक्त हो गया था और चूंकि महाश्वेता तो पुंडरीक के लिए ही तपस्या कर रही थी, वो इसी से प्रेम करती थी, तो इसीलिए महाश्वेता ने कुपित होकर, गुस्सा होकर वैशंपायन को शुक बनने का शाप दे दिया। तो ये बात सुनकर चंद्रापीड़ अत्यधिक दुखी हो जाता है और उसके प्राण भी निकल जाते हैं। तो उसी समय कादम्बरी वहां आ जाती है। अपने प्रियतम को मृत पाकर वो भी प्राण त्याग के लिए उद्यत
हो जाती है। किंतु उसी वक्त आकाशवाणी होती है और दोनों सखियों को यह ज्ञात हो जाता है कि शीघ्र ही उनका मिलन उनके प्रेमियों से होगा। उधर राजा तारापीड़ भी अपनी पत्नी के साथ अछोत सरोवर आ जाते हैं चंद्रापीड़ को ढूंढते हुए, जहां पर कि चंद्रापीड़ अचेत पड़ा हुआ है, उसके शरीर में कोई विकृति नहीं आई है। कादंबरी उसकी परिचर्या में लगी हुई है और राजा रानी भी वहीं आश्रम बनाकर रहने लगते हैं। अब जाबाली जो कि ये सारी कथा अपने शिष्यों को सुना रहे थे, वो यहाँ पर अपनी कथा रोक देते हैं और कहते हैं कि देखो, अंतःकरण को खींचने वाले कथा रस की शक्ति आपने देखी, मैं कहां से कहां बहक गया। मेरा कहना तो यही था कि काम वेदना से व्याकुल होकर अपने ही अशिष्ट आचरण से जो व्यक्ति देवलोक से मर्त्यलोक में आकर वैशंपायन बना था, वही इस शुक योनि में आया है। तो उस शुक की वो कथा सुना रहे थे, कैसे इसके पूर्व जन्म में ये वैशंपायन था, और उसी क्रम में ये बताते हैं कि उससे पहले भी ये देवलोक में रहते थे, लेकिन काम वेदना के कारण वहां से भी ये मर्त्यलोक में आ गए। तो इस प्रकार का वर्णन करते हैं। अब ये सारी यहां तक की कथा जाबाली सुनाते हैं। फिर शुक बोलता है उस राजसभा में, पुनः वहां पर आ गए हैं जहां पर कथा प्रारंभ हुई थी राजसभा में। शुक शूद्रक से कहते हैं कि जाबाली से कथा सुनकर मेरी सभी विद्याएं उपस्थित हो गई और मैं अपनी प्रिया महाश्वेता से मिलने के लिए उड़ गया। लेकिन चांडाल कन्या उसको मिल जाती है, पकड़ लेती है और उसके पास ले आती है। तो चांडाल कन्या भी बताती है कि वस्तुतः पुंडरीक, जो कि इस जन्म में वैशंपायन है और जो कि फिलहाल शुक है, मैं उसकी माता हूं, और राजा से कहती है कि आप भी पूर्व जन्म में चंद्रापीड़ थे। ये सुनते ही जो राजा हैं वहां पर शूद्रक, उनको भी कादंबरी का स्मरण हो जाता है और वो प्राणहीन हो जाते हैं। तो जैसे ही इधर से शूद्रक के प्राण निकलते हैं, वहां पर जिस चंद्रापीड़ के मृत शरीर की कादंबरी परिचर्या कर रही है, वो जीवित हो उठता है और शुक की कथा समाप्त होते ही उसकी शापावधि भी बीत चुकी है और शुक भी पुनः पुंडरीक बन जाता है। तो शुक जो है, तोता जो है, वो पुंडरीक बन जाता है और शूद्रक चंद्रापीड़ बन जाता है और उनका फिर मिलन हो जाता है और वे परमानंद का अनुभव करने लगते हैं। तो इस प्रकार की कथा कादंबरी के अंतर्गत वर्णित है। यद्यपि ये कथा भी आपको थोड़ी उलझी हुई लगेगी, लेकिन जब आप इसको एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि किस प्रकार कथा राजसभा से प्रारंभ होती है और वहां पर वो शुक अपनी पहले स्वयं बात बताता है, उसके बाद जाबाली ऋषि ने जो उसको बात बताई है उसके विषय में बताता है, और पुनः फिर राजसभा में वो कहता है कि मुझे स्मृति हो गई है, और वो पुंडरीक के रूप में पुनः आ जाता है। जो वहां पर राजा है शूद्रक, वो चंद्रापीड़ के रूप में हो जाता है और उनका महाश्वेता और कादंबरी से मिलन हो जाता है। बाणभट्ट ने कादंबरी का, आपने शुकनाशोपदेश पढ़ी होगी या आपने कथामुख भाग पढ़ा होगा, तो आप इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि किस प्रकार बाणभट्ट लंबे लंबे वाक्यों का, समासयुक्त पदों का प्रयोग करते हैं। एक वाक्य जब प्रारंभ होता है तो 10-15 पंक्तियों तक चलता जाता है। तो इस प्रकार की शैली का प्रयोग बाणभट्ट ने इसमें किया है। तो ये बाण के द्वारा रचित 2 महत्वपूर्ण गद्य काव्य हैं, जिनके विषय में भी हमने संक्षिप्त रूप से पढ़ लिया है। तो आशा है आपको ये समझ आ गए होंगे। परीक्षा में आपको प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे। आप चूंकि बाण की जो शैली है वो पांचाली है, विषय के अनुरूप वो सरलता भी रखते हैं और जटिलता भी रखते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप 1-2 बार इनको रिवाइज करेंगे तो ये आपको इतना रोचक लगेंगे कि आप फिर इनमें खो जाएंगे। तो इसीलिए आप वीडियो को बार बार देखिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको निश्चित रूप से कथाएं समझ आ जाएंगी और फिर आपको इनमें आनंद आने लगेगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।